नमस्कार, मैं श्याम कुमार और आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। अभी हमारे साथ हैं जमुई के चर्चित डॉक्टर एवं समाज सेवी डॉक्टर MS परवाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। सबसे पहले तो मैं आपके फॉर्मल टॉक को ढेर सारी बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद। जमुई ज़िला में का बहुत बड़ी चीज़ हुई है, आपने किया, समाज को एक आईना दिखाने का काम किया, इसके लिए आपको बधाई, आपके चैनल को बधाई। धन्यवाद सर। सर, सिद्धेश्वरी गांव को आपने गोद लिया है, जो कि एक नक्सल जोन के नाम से जाना जाता था। नक्सल प्रभावित क्षेत्र को ही आपने क्यों चुना? देखिए, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि रोशनी वहीं ज़रूरत है जहाँ अंधेरा हो। जी। सबसे पहली बात यह है कि नक्सल जोन तो था और नक्सल की बोलबाला थी, मगर मैं बधाई देना चाहूँगा प्रशासनिक पदाधिकारियों का। उन्हीं के मुहिम में हम भी जुड़कर एक प्रयास किया कि काउंसलिंग करके मुख्यधारा में जोड़ने का। तो एक्चुअल में उस जगह पे हम लोग इसलिए किया कि जो परिस्थिति बनी हुई थी वो बड़ा दयनीय परिस्थिति थी। और नक्सल जोन ये नहीं था, नक्सल तो लोग आकर वहाँ ऊपर जो जगह है, जंगल की झाड़ियाँ हैं, वहाँ स्टे करते थे और गांव के लोगों को तंग करके कि उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था। हम लोगों ने कहा कि एक शोषण हो रही है, और मैं विधिवत उस गांव को आज से 2 साल पहले गोद लिया था। अच्छा। और गोद लेने के लिए इसलिए लिया था कि वहाँ के जो लोग बच्चे हैं, थोड़े बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उसको एजुकेशन में ग्रो किया जाए और मुख्यधारा में जोड़ा जाए। सर, ऐसा चर्चा है कि सिद्धेश्वरी गांव में पहले लोग शराब बनाते थे, दारू की भट्टियां लगाते थे, लेकिन आज वहां के लोग खेती कर रहे हैं और वहां के लोग जागरूक हो गए हैं। इसके पीछे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं ऋणी हूँ इफ़को के मैनेजर, इफ़को का भावानंद सर हैं जो समाज सेवी हैं, उनका मैं ऋणी हूँ। उनके मदद से मैंने 10 एकड़ ज़मीन में हम लोग खेती कराने का काम किया और उसको ले जाकर, वो एक आढ़त है वहीं पे बटिया में, वहाँ पे, और ये भी मैं बता दूं आपको कि वो प्योर ऑर्गेनिक खाद से की गई थी। यही वजह था कि 2 पैसा उनको अर्न हो जाए ताकि वो मुख्य मार्ग से जुड़ जाए। शराब में जो उनको पैसे आती थी, आखिर कहीं ना कहीं उनका जो हालत है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको आपको स्ट्रांग करनी पड़ेगी ताकि वो मार्ग को छोड़कर दूसरे मार्ग पर आए। तो उसके लिए मैं इफ़को के मैनेजर, इफ़को पर्सनली और भावानंद सर लोग सब मिल के, सोशल वर्कर हैं वो लोग मिल के हमको कहे कि डॉक्टर साहब आप वहाँ खेती कराइए। और इस साल खेती बहुत अच्छी हुई। जो टमाटर हुआ, गोभी हुआ, बंधा गोभी हुआ, मिर्च हुआ, बैगन हुआ, ये सब हम लोग आढ़त में ले आकर बिछवाए। अब उनकी जो मासी हालत है, कि जो उनकी आर्थिक परिस्थिति है, वो ईश्वर की दया दृष्टि से अभी सही है। सर, आप चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो सर कहा जाता है कि चिकित्सा और शिक्षा आदिकाल में सेवा का क्षेत्र था। बिल्कुल। लेकिन वर्तमान में यह लूट का क्षेत्र बन गया है। बिल्कुल। चिकित्सा आम आदमी के पहुंच से दूर होता जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग एक्चुअली क्या हैं कि 95 के बैच से हैं। जो आदमी प्रोफेशनल होगा, और आप देख लीजिए ना कि जैसे मान लिया कि जो अभी हालत चली हुई है कि जो भी नेता हैं फाइनेंस कर रहे हैं पहले, तो पहले जब फाइनेंस करते हैं तो उनका रिकवरी पहले चाहिए ताकि वो रिकवर कर सकें पैसे को। ठीक इसी तरह से अब हमारी प्रोफेशन में हो गई है कि 50 लाख 60 लाख देकर जो नई जनरेशन जा रही है, अब वो जितना जल्दी हो रिकवर करना चाहती है। मगर फिर भी नई जनरेशन में सबको नहीं कहेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एकेडमिक हों,
जो समझ लिए कि गरीबी से ऊपर गए हों। मुझे याद है कि मेरी माँ, बचपन में हमारे पिताजी चले गए, मेरी माँ ठोंगा बनाकर प्याज की ये में खेती में काम करके मुझे पढ़ाया लिखाया। गरीबी की थपेड़ों ने ज़बरदस्त थपेड़ा मारा। तो आज मुझे पता है कि गरीबी क्या होती है। तो इस पर यही कहना है कि लोग पर डिपेंड करता है। सर, प्रत्येक क्लिनिक का एक पर्सनल मोनोपोली होता है। डॉक्टर का लिखा हुआ दवा उनके ही मेडिकल स्टोर में मिलता है। सुना जाता है कि जांच पर डॉक्टर को एक मोटा कमीशन मिलता है दवा का। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, स्टूडियो में तो ये कहना बड़ा अजीब होता है, मगर कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी। सही। और इस पर कुछ कमेंट करना कठिन सवाल है आपके। अच्छा सर, अभी का समय जो है, इस समय अमूमन घर में डायबिटीज और प्रेशर का पेशेंट मिलता है, ठीक है। तो मतलब कि इससे ग्रसित पेशेंट को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए, डायबिटीज क्या है, एक लाइफ टाइम डिजीज़ है। हमारे बॉडी में इंसुलिन नहीं बनाती है। मैं खुद डायबिटीज़ के पेशेंट हूँ और उसमें एक्चुअली सबको है कि टहलना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहली बात है कि डायबिटीज़ आ कहाँ से रही है। डायबिटीज़ एक स्ट्रेस है। आजकल कंपटीशन का युग में इतनी स्ट्रेस हो गई है, इतने लोग समझे डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। नई जनरेशन को भी अब ये हो गई है डायबिटीज़, स्ट्रेस। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आपके स्टूडियो के माध्यम से, फॉर्मल टॉक के माध्यम से लोगों को सलाह देना चाहेंगे कि स्ट्रेस कम लिया जाए। एक तरफ तो आप कहते हैं कि ईश्वर है, तो वो आपका पालनहार है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा कि वो टाल देगा। मगर दर्शकों को मैं बताना चाहूँ कि कल की कारण, कल क्या होगा, भविष्य में हमारी क्या होगी, इसके कारण से वर्तमान भी चला गया। तो वर्तमान भी काफ़ी कठिन में गुजरती है, तो स्ट्रेस होगा ही। इसलिए प्रेजेंट अगर बढ़िया है तो पास्ट भी बढ़िया होगा, फ्यूचर भी बढ़िया होगा। तो प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, और प्रेजेंट के बारे में सोचिएगा तो स्ट्रेस कम होगी। कंपटीशन की भावना अगर रखना हो तो एजुकेशन में रखिए। अगर समझ लिए कि गाड़ी में, कपड़े में, ये में, तो स्ट्रेस तो होगा ही, और स्ट्रेस होगा तो डायबिटीज़ होगी। सर, अभी एक प्रॉब्लम ये भी है कि किडनी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चलती है। तो क्या आप हमारे दर्शक को क्या सलाह देंगे कि वो किडनी को कैसे सुरक्षित रखें? क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो तुरंत पता भी नहीं चलता है। साइलेंट किलर, ठीक है, इसे साइलेंट किलर भी बोला जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो किडनी रोग से प्रभावित व्यक्ति को क्या क्या लक्षण उसमें दिखता है, इसके बारे में कुछ थोड़ा चर्चा करेंगे? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि खासकर शुगर के पेशेंट को तो और ज़्यादा, क्योंकि शुगर का पेशेंट, शुगर एक ऐसा डिजीज़ है कि जो किडनी, हार्ट और आँख पे और ये सब पर उसका सबसे बड़ा धावा होता है। तो किडनी के लिए जो यंग जनरेशन है उनसे ये भी कहना चाहेंगे कि पानी वगैरह अधिक पिए, समय समय पर अपना ख्याल रखें, इन्वेस्टिगेशन कराएं, ठीक है। और पानी को अधिक पीना है, और पानी कम पीने की दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात आपने प्रश्न किया कि अभी मैं जो रीड किया हूँ उस पर टीडीएस पर भी डिपेंड करता है कि पानी की टीडीएस की क्या हालत है। कहीं कहीं पानी की टीडीएस 400 पे आ जाती है, कहीं पानी की टीडीएस बहुत कम रहता है। तो एक्चुअली पानी भी एक बहुत बड़ा मसला है कि अगर पानी पीते रहें और एक्चुअल टीडीएस पर पानी पिए तो हमको लगता है क्या किडनी फिल्टर होती रहेगी। और ख़ासकर शुगर के पेशेंटों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि वो हमेशा यूरिया क्रिएटिनिन जांच करके
देखते रहें और देखकर इसका तुरंत इलाज संभव है, इलाज किया जाए अगर तो है। रीनल की केसेस तो बढ़ रही हैं। सर आप टीडीएस की बात की है, तो क्या जनता को ये बताना चाहेंगे कि किस टीडीएस का पानी सर्वोत्तम माना जाता है? देखिए 140, 150, 150, 200 तक आदमी हुए, मगर अभी भी ऐसा पोजीशन है कि कभी 450 ये पर फ्लूइड की कमी के कारण से बहुत सा ऐसा जगह पे फलेरिया की रोग हो रही है। मेरी सरकार काम कर रही है ऑलरेडी। सरकार के मतलब ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जमुई ज़िला की खासकर एडमिनिस्ट्रेशन को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उनका बहुत बड़ा योगदान है। अभी सीएस महोदय एक स्पेशल टीम भेज के गांव में पानी की जांच करवा रहे हैं। और ख़ासकर मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहूँ कि लोकप्रिय ज़िला अधिकारी और आरक्षी अधीक्षक और डीडीसी काफ़ी बधाई के पात्र हैं। जो सुतुर देहात में मुझे याद है कि 1947 के बाद कोई अधिकारी नहीं गया, मगर आपके ज़िला अधिकारी सक्रिय हैं, जबकि मैं कभी मिला नहीं हूँ। मैं उनका फ़ैन हूँ इसलिए कि वो वर्क कर रहे हैं और संथाली क्षेत्रों में जाकर गरीबों के लिए जो काम होती है वो कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। पानी की बहुत सी समस्याएं थी, उनको हल हो रही है। फ्लूइड जो पानी में हो रही है उसको इमीडिएट देखा जा रहा है, ये हो रही। सर अभी जमुई में एक लाइफ केयर वृद्धाश्रम चल रहा है जो काफ़ी चर्चा में है और उसकी नींव आप रखे हैं, तो उसके नींव रखने से लेके उसे प्रारंभ करने तक में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए सबसे पहली बात है कि वृद्धाश्रम की ज़रूरत क्यों पड़ गई, पहला प्रश्न है। आए दिन हमारी रोज़मर्रा के लाइफ में जब पेशेंट्स आते हैं तो दो भाई अगर रहते हैं तो एक भाई कहता है कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन अभी मत लगाइएगा, इसलिए कि अभी छोटा नहीं आया हुआ है। ये बंटवारा है, ये छोटा अभी नहीं आया हुआ है इसलिए कि भागीदारी है, आधा वो देगा आधा ये देगा। ये बात हमारे लाइफ में और हमारे दिमाग में बहुत हिट किया। दूसरा है क्या कि बंटवारा जब खाने का हो जाता है तो 31 दिन का महीना है और 30 दिन की बंटवारा होती है, आधा वो आधा हम, तो 15 दिन उनके में 15 दिन इनके में, और अगर 31 का महीना हो गया तो वो फरी पर आ गई और भूखे रह गई। ये भी मेरे दिमाग में बात आ गई। दूसरा दिमाग में बात आई कि बहुत से लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब पेंशन नहीं मिला हमको, कोई दवा है तो आप हमको दे दीजिए। तो ये सब सुनता रहा और मेरे दिमाग में बात आई कि मेरी माँ भी चली गई, मेरे पिता भी चले गए इस दुनिया में, तो अनाथ किसे कहते हैं ये मुझे पता है। तो मैंने ये चालू किया और आश्रम में लैंड से लेकर बिल्डिंग बनाने में बहुत कठिनाइयाँ हुई हैं। कुछ हमारे मित्रों ने कुछ मदद की थी, बकिया पैसा हम अपने लगाया। और मैं आपके माध्यम से अपने परिवार को बधाई देना चाहूँ। मेरा बेटी, मेरा दोनों बेटा, मेरी पत्नी आज 2 साल से हमारी कमाई नहीं लेते हैं और वो कमाई वृद्धाश्रम को जाती है। मैं ऋणी हूँ अपनी पत्नी का, हमारे बेटे दोनों और बेटियाँ का। उनकी बहुत बड़ी योगदान रही कि 2 साल से मैंने घर पैसा नहीं भेजकर जो भी कमाता हूँ उस वृद्धाश्रम को देता हूँ। आपको इस कार्य के लिए तो सबसे पहले फॉर्मल टॉक्स की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आपने कोरोना काल में लगातार कार्य किया, वृद्धाश्रम चला रहे हैं और सुनने में ऐसा भी आता है कि आप कुछ आदिवासी लड़कियों की शिक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो ये है कि जो मैं कोरोना काल में काम किया उसके लिए बंगाल सरकार की तरफ से स्वामी विवेकानंद अवार्ड मिली और अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले हमको विश्व रत्न अवार्ड मिला। ये और सबसे बड़ी बात है कि उन गरीबों की आंसू पोंछने में जो मज़ा आता है, जो आनंद मिलती है, वो भी एक बहुत बड़ा अवार्ड है हमारे लिए। अभी कुछ अनाथ बच्चे हैं, जब मैं शाम को जाता हूँ तो उससे खेलता हूँ। उनके बाप भी नहीं है, उनकी माँ भी नहीं, तो वो अनाथ बच्चे से मैं खेलता हूँ और बड़ा आनंद लगता है कि जिसकी माँ बाप कोई नहीं हो
उसके सर पर अगर हाथ रखा जाए तो बड़ा आनंद मिलती है। दूसरी प्रश्न आपने किया कि बच्चों की पढ़ाई के, मैं एक मेरी बहन जर्मनी की है, उस बहन को मैं अपने दिल से मुबारकबाद दूं और उससे ज़्यादा मुबारकबाद और अभिनंदन करता हूं भावानंद सर का कि भावानंद जी एक समाज सेवी आदमी हैं और अभी एक मेरी बहन स्कूल चला रहे हैं कि जो जर्मनी की फंड से है, मगर निःशुल्क और अच्छी सेवा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक अच्छी सेवा वो दे रहे हैं। मैंने 30 बच्चियों को, 15 बच्ची को पहले दिया, अभी भी दे रहे हैं। ये बच्चियां का रहने सहने खाने पीने का पूरी व्यवस्था जर्मनी की टीम करती है और बच्चियां में कल्चर बहुत अच्छी हो गई है। सर, आप एक डॉक्टर हैं तो लाइफ में तो ऐसा कंडीशन आया हुई होगा कि कुछ पेशेंट ऐसे भी आए होंगे जिसे देख के, ऐसे तो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन फिर भी क्या कभी पेशेंट को देख के ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, या फिर भावुक हुए हैं, ऐसा कुछ कोई कहानी? बड़ा कठिन सवाल कर दिए हैं आप। ये तो सवाल यही है कि आँख तो भर जाता है, क्योंकि मैंने माँ को खोया है, पिता को खोया है, और कितने लोग, कुछ हमारे साथी थे जो कोरोना में चले गए, उनको भी मैंने खोया है। तो ये पता है कि गरीबी की थपेड़े कितने थपेड़े मारते हैं, और गरीबी भी एक बहुत बड़ा मर्ज है, उसकी भी इलाज होनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करेंगे कि हमारे जो भी मित्र हैं, जो भी हमारे कलीग हैं, गरीबी का भी इलाज करें। और गरीबी के इलाज क्या है कि उनके दवा में, उनके इन्वेस्टिगेशन में हैं, बहुत से डॉक्टर हैं लोग जो कर रहे हैं। सर, कोरोना काल में वैक्सीन लगाया गया था, क्या पूर्णतः वो सुरक्षित है? क्योंकि उस पर अभी बहुत ज़्यादा मुद्दा गर्म है। क्या वो वैक्सीन सुरक्षित है या नहीं? देखिए, एक्चुअली क्या है कि ताज्जुब तो इस बात का है कि ये मुद्दा इलेक्शन के दौरान ही क्यों। कोविशील्ड वैक्सीनेशन कितने पहले हुए हैं जी। और उसके बाद अभी चल रहा है इलेक्शन की माहौल, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं होगी जी। मगर कोविशील्ड मैंने भी लिया है, मैंने भी बूस्टर डोज भी लिया है। तो इसकी साइड इफ़ेक्ट क्या है अभी तक तो समझ लीजिए जो आ रही है, अरे डिजीज़ तो बहुत से हैं, बहुत से डिजीज़ हैं ऐसे, तो इसमें स्पेसिफिक ये कहना ठीक नहीं होगा कि कोविशील्ड से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, इस पर हमारी कमेंट कुछ नहीं हो सकती। तो मतलब कि ये जो चल रहा है ये सब अफवाह है? नहीं, अफवाह तो हम नहीं कहेंगे, मगर ये भी नहीं कहेंगे कि ये सत्य है। अच्छा। क्योंकि ये इलेक्शन ही के दौरान क्यों, अगर ये होना चाहिए तो पहले होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन पहले होनी चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री का एक योजना है आयुष्मान भारत, जिसके तहत लोगों को चिकित्सा व्यवस्था के लिए पैसे दिए जाते हैं। लोग इसका उपयोग कैसे करें, कैसे इसे अपने चिकित्सा में प्रयोग करें उस कार्ड का, इसके बारे में कुछ जनता को बताएंगे? आयुष्मान भारत कार्ड सरकार बहुत ही सक्रिय होकर बनवा रही है और इस पर काम भी की जा रही है। बहुत से जैसे जमुई में भी बहुत सा जगह ये इसकी केंद्र खुली है, जो हॉस्पिटल जिससे टैग है। कुछ दिन पहले तो आयुष्मान ये ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, मगर फिर से चालू हो गई है, और चालू हो गई है तो काम चालू हो रही है। वैसे पटना में भी बहुत से ऐसी केंद्र है, बहुत से ऐसी जगह हैं और बहुत से हॉस्पिटल टैग है जिसमें काम होती है ऑलरेडी आयुष्मान भारत की कार्ड। ये मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि बहुत से ये पर है आयुष्मान कार्ड बना ली जाए। अभी तो मुखिया लोगों को भी दिया गया था आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। जैसे अभी गर्मी का मौसम है और यह जमुई जिला में 43 डिग्री तापमान चला गया है। गर्मी से बचने के लिए लोगों को क्या कुछ सुझाव देंगे? मैं आग्रह करना चाहूँगा कि नन वेज तो एकदम ही बंद कर दें, वेज की प्रयोग करें। ठीक, पानी अधिक पीने की प्रयास करें, खाना कम, पानी अधिक पिए। खूब ज़रूरी हो तो आप बाहर निकलें, वरना इस टेम्परेचर में आप बाहर नहीं निकल के
आप घर में रहें, बाल बच्चों के साथ रहें, परिवार के साथ रहें। तो जो अभी हालत बनी हुई है, कहीं ना कहीं ईश्वर की मार तो है। जिस तरह से बालू की उठन हुई है, हम लोगों ने एक फिल्म बनाया था सेंड भागीरथ, और मुख्य रूप से मैं ऋणी हूँ डॉक्टर एस.एन. झा का। वो मुख्य ये पर वही थे, रिंकी जी थी। ये सेंड भागीरथ को बता दूं कि अवार्ड भी मिली है। हम लोगों ने एंटी बालू एक फिल्म बनाई थी समाज को दिखाने के लिए, वो भी, उसकी भी बहुत बड़ी देन है। पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, उसकी भी बहुत बड़ी देन है। मैं विधिवत कहना चाहूँगा लोगों से कि आप भी अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं, हरियाली लगाएं, ठीक है, ताकि आपको ऑक्सीजन फेयर मिले। और ख़ासकर बालू के हटने से तो जो परिस्थिति हुई है वो ज़्यादा सोचनीय विषय है। धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, Thank you. इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं आपके पूरी टीम को बधाई देता हूँ और फिर पुनः आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप फॉर्मल टॉक में ऐसे चलाते रहें, और ढेर सारी बधाई। धन्यवाद।